हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट 27 के बारे में। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कुल 100 क्वेश्चंस के साथ ये प्रैक्टिस सेट होगा। पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया गया और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है? महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम प्रवचन दिया गया था उसी को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में कह सकते हैं ये हुआ था और इसमें बात की गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। फिफ्थ क्वेश्चन से कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स, पहले क्या होता है? पहले उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। यानी कि सबसे पहले जो आधार तल में होता है वो उत्पादक होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि खरीफ फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। हमें यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि इस फसल की बुआई यानी कि खरीफ फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है, जबकि मैं बता दूं फ्रेंड्स कि खरीफ फसल की जो बुआई की जाती है जून जुलाई में की जाती है और इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है, इसलिए ये पॉइंट्स गलत होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि इस फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा तो आते हैं, लेकिन सरसों आता है रबी फसल के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट भी हमारा गलत हो गया। तो दोनों के दोनों गलत है, ना ही एक और ना ही दो सही है। हमें बताना था सही कौन सा है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए किस देश की सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। मालदीव। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है यतीश यादव। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया। विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया हरियाणा की सरकार ने। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा की सरकार ने। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है शिवराय की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कारवार बीच स्थित है। कारवार जो बीच है बताइए कि कहाँ स्थित है। कारवार बीच कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, कश्मीर की घाटी अवस्थित है। कश्मीर की घाटी अवस्थित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, यानी कि ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको स्कोर अगर आप 75 से नीचे करते हैं तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि आपको और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। 75 प्लस अगर आप करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिएगा कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन कर रखा है। और वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कश्मीर की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच, यानी कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, हरि के बांध से। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको छोटा सा पॉइंट भी यहाँ पे बता देता हूँ। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट व्यास और सतलज, ये ध्यान रखिएगा, व्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की जो लंबाई है वो कितना 649 किलोमीटर है और इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालानुक्रमानुसार जो कि व्यवस्थित करना है। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है।
तो क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए हम यहाँ पे देखिए सबसे पहला राजवंश था हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू देखें तो नंदवंश आएगा, नंदवंश के बाद मौर्य वंश और यहाँ पे कह सकते हैं सोमवंश, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। 4-1-3-2। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 बिल्कुल सही, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 बिल्कुल सही, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आता है, ये पॉइंट गलत है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। तरल स्वर्ण किसका लोकप्रिय नाम है? तरल स्वर्ण किसका लोकप्रिय जो कि प्रचलित नाम है? पेट्रोलियम को कहा जाता है, डी को टिक करेंगे। पाकिस्तान ने अपने नए राजनीतिक मानचित्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक के अलावा किस भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल किया? तो ध्यान दीजिएगा सही आंसर होगा जूनागढ़, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा जूनागढ़। किस देश ने निशस्त्र मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उड़ान का संचालन किया? मिनटमैन 3, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा मिनटमैन 3 जो है वो अमेरिका से संबंधित, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम रखा गया है OHE इंस्पेक्शन, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी कि OHE का फुल फॉर्म क्या है कि एक ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया जो कि तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो पहला पॉइंट है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था इसके तहत 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया था, बिल्कुल सही है। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि तेलंगाना को पूर्ण रूप से विकसित राज्य बनाना, तो ये पॉइंट गलत है। और 92वां संविधान संशोधन जो कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जो उल्लेख किया गया उसमें कुछ भाषाएं जोड़े गए थे, तो ये पॉइंट सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो रहा है और हमें बताना है कि नहीं है, ठीक, सही तरीके से मैच नहीं किया गया, तो और वो है केवल और केवल बी, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ये गलत क्यों है? तो 56वां संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स गोवा से संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए थे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 56वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था और साथ ही साथ दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो नथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है, यहाँ पे ये पॉइंट गलत किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन कि निम्न में से कौन सी नदी रिफ घाटी से होकर के बहती है? कौन सी नदी रिफ घाटी से होकर के बहती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मांडव पहाड़ियाँ जो है वो गुजरात में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। बाकी सभी में कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी महाराष्ट्र में। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बालाघाट पर्वत श्रेणी पश्चिमी भारत के पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य की पहाड़ियों की श्रृंखला है। पश्चिमी घाट में हरिश्चंद्र, यहाँ पे देख सकते हैं कि हरिश्चंद्र श्रेणी से निकलते हुए यह पर्वतमाला दक्षिण पूर्व की ओर 320 किलोमीटर तक महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यों की सीमा तक फैली हुई है। बालाघाट पर्वतमाला जो है ये उत्तर में गोदावरी नदी और दक्षिण में भीम नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा सतमाला जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे, आपको पता है कि हमारे भारत में जो वर्षा होती है अधिक मात्रा में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा रहा है कि कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, और वो है ले, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला पॉइंट से कि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। और इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र के निकट महाबलेश्वर से होता है, ये पॉइंट गलत है। इसका जो उद्गम कह सकते हैं त्र्यंबकेश्वर से होता है, और यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि गलत तरीके से मैच किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है,
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अमरावती। अमरावती किसकी नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अमरावती, अर्कविदी, भवानी, चिन्नार, हेमावती पढ़ सकते हैं, इन सभी को कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है। तो ये योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा के सरकार के द्वारा, सी को टिक करेंगे। पोकली किस फसल की एक किस्म है, पोकली किस फसल की एक किस्म है, तो ध्यान दीजिएगा पोकली का संबंध चावल से है, चावल की एक किस्म है। भारत किस देश में आयोजित होने वाली कॉकाज 2020 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया, तो भाग लिया था कॉकाज 2020, तो ये रूस में आयोजन किया गया था बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसमें भारत ने भाग लिया था। जीएसटी अधिनियम 2016 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक गंतव्य आधारित कराधान प्रणाली है, बिल्कुल सही है कि जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है, और ये किस प्रकार का टैक्स है, तो अप्रत्यक्ष टैक्स है, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष कर है, और यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ लागू किया गया था, और वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होंगे, तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी, अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में की गई थी। अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच, ध्यान दीजिएगा अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत बताइए कि किस संधि के तहत हुआ था अंग्रेजों और गोरखा के बीच, तो सुगौली की जो संधि हुई थी 1816, उसी के तहत ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, यानी कहने का मतलब है कि आपको पता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे और महावीर जो थे वो अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर थे, तो इनसे पहले 23 पूर्ववर्ती थे, जो कि बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, ये भी बिल्कुल सही है। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती यानी कि इनके बाद जो कि ऋषभ भी कहा जाता है, आपको पता है कि ये पॉइंट गलत है, क्यों, क्योंकि ऋषभ जो थे यानी कि ऋषभ देव थे जो वो प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब सही क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड सही है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न के निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में सही तरीके से सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुरु प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ। ये गलत है क्योंकि कुरु प्रदेश जो है वो कहाँ पे पड़ता था, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कुरु साम्राज्य की सीमाएं जो थी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग दोआब के क्षेत्र प्रयाग तक शामिल थे, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो कि गलत तरीके से मैच किया गया था। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे सही आंसर है इनकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया, लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया, ऑप्शन डी, कर्नाटक में किया गया। किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप को लॉन्च किया, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में संजीवनी ऐप को लॉन्च किया था, तो ये बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, रिगॉन थुपटेन मनोविज्ञान मठ कहाँ पर स्थित है, रिगॉन थुपटेन मनोविज्ञान मठ कहाँ पर स्थित है, तो ये मठ उड़ीसा में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, मालवा का पठार, ई को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, मणिपुर और नागालैंड को अलग करने वाली श्रृंखला का नाम क्या है, बैरल पहाड़ी श्रृंखला, सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्पीसीज प्लांटेरम या फिर सिस्टेमा नेचुरम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लीनियस के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, सीपीयू
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करने देता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करने देता है। अवरक्त किरण, ठीक है, अवरक्त किरण एक प्रकार का उष्मीय किरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश हम कह सकते हैं बीटा किरण, क्योंकि बीटा किरण की जो प्रकृति होती है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर के बनता है वे कौन है। लाइकेन, तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन कि निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है। किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है। तो हाल ही में ये कहाँ पर मिला है, लखीसराय, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं बिहार के लखीसराय में गंगा घाटी का पहला बौद्ध स्तूप मिला है। यह बौद्ध स्तूप लाल पहाड़ी की खुदाई में मिला है। यह देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ बन गया। नेक्स्ट प्रश्न कि देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। इसकी स्थापना गुजरात में की जा रही है। नेक्स्ट वन बनता है कि हाल ही में संपन्न 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, तो ये भारत ने जीता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि अध कवि आप याद रखिए, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अधिक होता है ध्रुव पर, यानी कि जी का जो मान होता है अधिक होता है ध्रुव पर, तो बढ़ता है। करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर के छनती है। अगर रक्त में कोई भी प्रकार की अशुद्धियाँ होती है तो वो कहाँ पर जाकर के फिल्टर होती है, तो वृकक में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक करेंगे कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूग्लिना को जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि बैंगन किस कुल के पौधा है। बैंगन, आलू, टमाटर ये सभी के सभी फ्रेंड्स किस कुल के अंतर्गत आते हैं, सोलेनेसी कुल के अंतर्गत, सी को टिक करेंगे। कुल से संबंधित मैंने अलग से एक वीडियो ट्रिक के माध्यम से बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस के रूप में भी जानते हैं, आपको ये चीज़ पता होगा। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। तो ये बात हाल ही में किसके सरकार के द्वारा की गई है, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से 2020-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़े तैरते हुए, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए ऊर्जा परियोजना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बन रहा है, खांडवा जिले में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया। केरल की सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट, सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप जो कि एक कीट भक्षी पौधे होते हैं, इनमें गति होती है, किस टाइप की गति होती है, तो इनमें हम कह सकते हैं कि स्पर्शानुकुंचनी गति होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान किया जाता है क्रोमोप्लास्ट के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता,
तो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में शाकाहारी को जानते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्याद की रचना किस भाषा में की थी? देखिए कृष्णदेवराय की दो रचनाएं काफ़ी फेमस है। पहला तो अमुक्तमाल्याद जो कि इन्होंने तमिल भाषा में तेलुगु भाषा में लिखा था, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इनकी एक और रचना थी जम्बावती कल्याणम, ठीक है, जम्बावती कल्याणम की रचना इन्होंने संस्कृत भाषा में की थी। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा में इन्होंने अमुक्तमाल्याद की रचना की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी थी? तो करेक्ट आंसर होगा जौनपुर, ठीक है, जौनपुर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए कि महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है शंकर देव, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और इनका संबंध असम से था, ये ध्यान रखिएगा। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी। अगला प्रश्न है कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। असीरगढ़ जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो हम कह सकते हैं कि असीरगढ़ जो है वो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, बुरहानपुर जिले में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी? भीमराव अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 36 और अनुसूचित जातीय संघ 1942, ये सभी के सभी इन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो लोकतंत्र के दो रूप संसदीय और अध्यक्षात्मक होता है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया जो कि ब्रिटेन के थ्रू है, और अध्यक्षात्मक जो वो अमेरिका में है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आधुनिक भारत के संस्थापक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? आधुनिक भारत के संस्थापक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट पॉइंट की तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब की थी? अप्रैल 1916, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होता है? तो दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच का 6 महीने का गैप होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? तो राइट आंसर होगा नैनार, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, नैनार। अगला प्रश्न की 1416 का लखनऊ समझौता, थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, 1916 होता है ना, 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था बताइए, कि बीच समझौते के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा अलग अलग मतदाताओं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बीच समझौता हो गया था, जो कि सूरत अधिवेशन आपको पता है 1907 में इन दोनों के बीच विवाद हुआ था, और ये 1916 में लखनऊ समझौता में हो गया था। तो इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नैनो सेकेंड रेंज के समय को मापने के लिए क्या जारी किया गया था? क्या जारी किया गया था? राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट की जनवरी 2021 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WHO द्वारा हाल ही में किस भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया? शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान दे दी है? डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी जो मशीन है किस देश को दान दी है? मेडागास्कर,
ए को टिक करेंगे मेडागास्कर। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अगर बात करें तो एनी बेसेंट थी और भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, इसलिए ये पॉइंट गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये बिल्कुल सही है। तो हमें सही बताना था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मराठा राजस्व प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि भू राजस्व कालांतर में उत्पादन का 40% हो गया था, पहले 33% था, उसको बढ़ाकर के 40 किया गया था। करों की वसूली नकदी होती थी, अधिकारियों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था, यानी सभी के सभी सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दारा सिकोह ने फारसी का अनुवाद किस नाम से किया था? सिर-ए-अकबर के नाम से, डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था उसका नाम क्या है। औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों को विजित किया था और वो 2 राज्य थे विजापुर और गोलकुंडा। विजापुर को 1685 और गोलकुंडा को 87 में। अगला प्रश्न कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अनुच्छेद 71 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। संघीय क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अभिकथन ए अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि धन विधेयक का गठन कैसे होता है, और कारण कह रहा है कि धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अब बताइए कि चारों विकल्प में से सही क्या होगा। अनुच्छेद 110 में बिल्कुल सही है कि धन विधेयक का गठन के बारे में बात की गई है, लेकिन फिर सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है कि धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन की किस राज्य की एक राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसे है। एक राज्य की विधान परिषद या फिर उसके गठन का जो भी अधिकार होता है वो संसद को होता है, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनसिरी। तो उपयुक्त में से कौन सी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। तो अरुणाचल प्रदेश से लोहित और सुबनसिरी होकर के बहती है, बी को टिक करेंगे, 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट कहा जाता है शीतोष्ण घास के मैदान बायोम को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है। धारा के अनुकूल नाव की गति धारा के प्रतिकूल उस नाव की गति की तिगुनी है। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी, यानी स्थिर गति में नाव की अगर हम बात करें तो एक्स हमें फाइंड आउट करना है। देखिए धारा के अनुकूल क्या होता है, x+4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि धारा की चाल हमें पता है कितना है, नदी जो बह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है, जबकि हमें नाव की चालना करना है। तो यानी कि जब हम लोग दिशा में चलते हैं तो प्लस का साइन लेकर के चलते हैं, और जब विपरीत चलते हैं यानी कि प्रतिकूल चलेंगे तो वहाँ पे हमें माइनस का करना होगा। अब आगे क्या रहा था कि धारा के अनुकूल नाव की गति धारा के प्रतिकूल उस नाव की गति से तिगुना है, यानी कि हम कह सकते हैं ये तिगुना है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि ये दोनों तरफ इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि x+4 = 3x माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा 8, यानी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटे स्थिर जल में नाव की गति हो जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयताकार सीट का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है। यदि सीट की लंबाई 1250 सेंटीमीटर है तो आयताकार सीट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि एरिया बराबर क्या होता है, L × B, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं।
एरिया हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 250 और ध्यान दीजिएगा मीटर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे लंबाई इसका सेंटीमीटर में दिया गया। तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, डबल 100 कर लेते हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है ना। लेंथ हमारे पास है 1250 और हम यहाँ पे हमें ब्रेथ निकालना है। अब इसको हम अगर हम पूरी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आएगा बी की वैल्यू आएगा 2000 सेंटीमीटर, और 2000 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि 20 मीटर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के पहले 8 गुणजों का औसत क्या होगा? 7 के पहले 8 गुणजों का औसत कैसे निकालते हैं? 7 के पहले 8 गुणज यानी कि 7 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 7 8 56, यानी कि 7 और 56 को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 4 13 यानी कि 63/2, 63/2 का मतलब 31.5। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 148 मीटर लंबी ट्रेन 23 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो टाइम बराबर क्या होता है? आप कहेंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया? 148 मीटर दूरी दिया गया और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, और आपको पता है कि जब प्लेटफॉर्म को पार की जाती है तो साथ में ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी हम जोड़ते हैं। तो 148 प्लस एल और स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, जो कि 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 हमारा ऊपर चला जाता है। 18 × 54 यानी कि 23 × 15 करेंगे तो कितना होगा? 23 × 15, चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 23 × 15 और राइट साइड में 148 प्लस में एल। तो देखिए 5 × 15 यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 345 ये हो जाता है, और इधर आपका 148 घटेगा तो 197 मीटर करेक्ट आंसर को ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहले और दूसरे का अनुपात, यानी कि पहले और दूसरे का अनुपात जो है वो 2:3 है, जबकि दूसरे और तीसरे का अनुपात 5:8 है। तो हम अगर पूरे रेशियो देखें तो 5 दूनी की 10, 5 तिहाई 15 और 8 तरीके 24, क्योंकि आपको पता है ये इस तरह से होता है। ठीक है ना, इस तरह से गुना करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15 और 8 तरीके 24। ये हमारा एक रेशियो बन गया ABC का। अब आगे हमसे बोला गया था कि 3 संख्याओं का योग 98 है, यानी हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना रहा? 24 और 15, यहाँ पे देखिए टोटल हमारा हो जाता है 49। 49x इक्वल टू कितना हो गया? 98, यानी x की वैल्यू हो गया 2, और हमसे पूछा गया क्या कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या क्या है? 15 दूनी की 30। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि x प्लस वाई का 20% और x माइनस वाई के 25% के बराबर है, यानी x प्लस वाई, और अगर मैं x माइनस वाई इस तरह से लिखूँ और रेशियो फॉर्म में अगर करें तो 25/20 होगा, क्योंकि परसेंट से परसेंट तो खत्म हो जाएगा। तो 25/20 मतलब 5/4, और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9y और इक्वल टू x, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा कि y का कितना प्रतिशत, यानी हम कहते हैं कि y का z प्रतिशत जो है वो x के बराबर है, x के बराबर है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आई है? 9y आया है, तो मैं x के जगह पे 9y रखता हूँ। y से y खत्म हो गया, z की वैल्यू कितनी निकली? 900%, यानी कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, गाइड पुस्तक के लेखक R.K. नारायण, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? इस पास का नाम है एलिफेंटा पास, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि 3 गार्गेज डैम किस नदी पर निर्मित है? ये चीन में स्थित है, और ध्यान दीजिएगा कि चीन में कह सकते यांगटी सीकियांग यहाँ पे नदी है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, और मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारा इवनिंग में डेली आपको 50 क्वेश्चंस के साथ MCQ कराया जा रहा है, बिल्कुल सेट, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही साथ ये तो सेट आपका 1 से 2 दिन पे आता है, तो आप इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके सेट लगा सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।